ठीक है, अब आपका एग्जाम है 2 to 6 का ना, नेक्स्ट कब है, कितने तारीख को? 8 को। 8 को है, तो ठीक है, 2-3 दिन है हमारे पास अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए बेसिकली। तो इसकी एक स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी कि आपको इसको करना है कैसे है। किसी ने इसको पहले पढ़ रखा है 2 to 6 को, किसी ने पढ़ रखा है? ओके, ओके, गुड। तो देखो, इसकी एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले 2 to 6 की, कि जिन्होंने 12th में जिनके पास कॉमर्स होगी उनको तो ये बुक आसान लगेगी, ठीक है। जिनके पास कॉमर्स नहीं थी उनको ये बुक थोड़ी सी टफ लग सकती है, फर्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे उनको थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन है बहुत इजी बुक, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होता तो आप मेरी क्लास की वैल्यू समझ पाते, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो चलो कोई बात नहीं। तो इसकी एक स्ट्रेटजी हम ये लेके चलेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, आप लोग ने प्रीवियस ईयर आई होप सब ने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे, तो सबसे पहले जो है इसका हमारा मेन स्टेप होगा सारे हेडिंग को याद करना, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मेन मेन हेडिंग को याद करना। अगर आपको मेन हेडिंग्स आते होंगे इस पेपर में, तो आप ये पेपर खुद बना के भी कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है इसकी, इस पेपर को करने की, कि अगर आपको हेडिंग्स हेडिंग्स आते होंगे सारे क्वेश्चंस के, तो आप इस पेपर को खुद के लैंग्वेज में भी बना के कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को दूंगी, और मैं दिखाऊंगी कि मैंने लास्ट टाइम में प्रिपरेशन के लिए पढ़ तो लिया था मैंने पहले ही पूरी बुक, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही क्लियर कर लिए थे सारे, लेकिन जब मेरा लास्ट टाइम था तो लास्ट टाइम में कोई भी बुक पूरी पूरी रिवीजन करना एक बहुत बड़ी टास्क बन जाती है हम लोग के लिए। तो मैं अपने आप को नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने मतलब कैसे नोट्स बनाए थे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और एक पेज में मेरे नोट्स हैं 2 to 6 का, सिर्फ एक पेज, मतलब आगे और पीछे एक पेज है, और पूरी बुक खत्म है उतने में ही। शायद किसी ने देख रखा होगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो क्लास ले रहे थे मेरे से, उन लोगों ने देख रखा होगा कि कैसे है मेरे 2 to 6 के नोट्स, है ना। हम्म, तो ये आपने देखा होगा। कंचन, आपने नहीं देखा? मधु, आप लोग बताओ, देख रखा है? हाँ, हाँ, तो ये जो है एक पेज में मैंने ख़त्म कर दिया, तो इन लास्ट में आपको वो भी दिखा दूंगी कि मैंने कैसे बनाया था। मैंने लास्ट टाइम में सिर्फ हेडिंग हेडिंग याद किया था, वो भी बुक से नहीं, अपने पर्सनल नोट्स बना के एक पेज लेके गई, और उसी एक पेज को मैंने रात से लेके जब तक मेरा एग्ज़ाम हुआ तब तक मैं उनको रटती रही। और एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि सारे क्वेश्चन के एटलीस्ट मुझे हेडिंग पता थे कि इसके हेडिंग्स क्या हैं। और अगर आपको हेडिंग्स पता होंगे तो आपके तो क्वेश्चन सॉर्ट है, यानी कि आप तो कर ही लोगे, पेपर तो कर ही लोगे आप। समझ पा रहे हो? नोबडी इज इंटरेस्टेड? कोई आंसर देने में इंटरेस्टेड नहीं है मुझे ऐसे? हाँ भाई, देखो, मेरा एक पढ़ाने का सबका अपना अपना टेक्निक होता है, लेकिन मेरा ये है कि जब तक मेरे से मेरे स्टूडेंट कनेक्ट नहीं करते हैं और कम्युनिकेट नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा सीन है, और कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है इस बात पे। तो प्लीज़ इसको आप लोग थोड़ा सा कम्युनिकेट करो मेरे साथ, अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो उसके आंसर्स आप लोग करो, ठीक है सब, मतलब पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट होने चाहिए। हाँ, मैसेज मत करो, खुद से आप बोल बोल के करो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट आता है, यानी कि देखो, कभी भी अगर आप लोग लास्ट टाइम में ही पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो इसके लिए ये है कि ब्लॉक वन, किसी भी बुक का जो ब्लॉक वन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद ब्लॉक टू इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके बाद ब्लॉक लास्ट, लास्ट ब्लॉक, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक
सीरीज में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ब्लॉक 1 को देनी है, सेकंड प्रेफरेंस ब्लॉक 2 को, और थर्ड प्रेफरेंस ब्लॉक 4 को, यानी कि लास्ट ब्लॉक जो भी आपका है, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो ब्लॉक 1 से ही कवर हो जाते हैं, और उसके बाद ब्लॉक 2 और उसके बाद ब्लॉक 4। तो सबसे पहले अगर हम ब्लॉक 1 की बात करें तो आपके इसमें 4 यूनिट हैं: प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। चारों चैप्टर से आपके 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। चारों चैप्टर से 10-10 और 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं, यानी कि सारे चैप्टर से आप ये मान के चलो कि हर एक चैप्टर अपने आप में 15-15 मार्क्स आपका रख रहा है, ठीक है। तो सोच लो जो यूनिट 1 इसका कितना इंपॉर्टेंट है। आपका 10 नंबर में आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी दिखेगा, 10 नंबर में चेंज मैनेजमेंट भी दिखेगा, और 10 नंबर में आपको एप्लीकेशन वाला नंबर ये भी दिखेगा। तो अगर आप ये ब्लॉक करके जाते हो ना, तो कम से कम आपके 3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले शॉर्ट रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में जो है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, सबसे पहले तो मैनेजमेंट की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो, किसी कोई भी मैनेजमेंट आए, क्योंकि ये बुक जो है पूरी की पूरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि आप अपने लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करोगे, तो उससे रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर आपको पता होगी तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे चेंज मैनेजमेंट में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, फाइनेंस मैनेजमेंट में, कोई भी मैनेजमेंट आ गए तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट को डिफाइन कर दो, उसके बाद फर्दर आप जाओ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है और चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट जो होती है वो एक आर्ट होती है कोई भी थिंग्स डन करने की, यानी कि कोई भी चीज को करने की एक आर्ट होती है, एक कला होती है, कोई भी चीज अच्छे से एफिशिएंटली अच्छे से करने की एक कला होती है। बाकी आप लोग पेज नंबर 6 से पढ़ लोगे मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और आपको कुछ नहीं दे रखा, इसमें ये दे रखा है कि फंक्शन, फंक्शन नहीं है ये, मतलब कि प्रिंसिपल, मतलब आप मैनेजमेंट के अंदर करते क्या क्या हो, लिटरली ये है इसके अंदर। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना कि मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं। एक आप शॉर्ट फॉर्म लिख लो, पोस्ट कॉर्ब, POSTCORB, ठीक है, ये लिखो आप। मैं पोस्ट, एक पोस्ट कॉर्ब, PO, एक मिनट, मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ, वो देख लो आप, ठीक है। ये लिख लिया। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आप प्लानिंग करते हो, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग करते हो, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जो आपने प्लान किया है कि मुझे ये चीजें चाहिए, स्टाफ चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, जो भी आपने प्लानिंग की है अपने गोल के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करोगे, आप प्रॉपर लेके आओगे, उनको ऑर्गेनाइज करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका आता है S फॉर स्टाफिंग, S फॉर स्टाफिंग, ठीक है। मतलब आप स्टाफ लेके आओगे, स्टाफ भी कैसे लेके आओगे, अच्छे होने चाहिए, जैसे हम लोग ट्रेंड हैं, है ना, अभी हम क्या हो रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं अपने फील्ड में। तो ट्रेंड स्टाफ लेके आओगे, उनके एग्जाम कंडक्ट करोगे, अगर ट्रेनिंग देने की जरूरत है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। तो इस तरह से आप लिखोगे कि हम स्टाफिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्टिंग, ठीक है, लिख भी दिया है, अंकित अंकित कुमार ने लिख भी दिया है इन सारे का मतलब, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्टिंग, जब आप स्टाफिंग लेके आ जाओगे, स्टाफ लेके आ जाओगे, उसके बाद आप उनको डायरेक्ट करोगे कि उनको काम कैसे करना है, ठीक है, उनको बताओगे, क्योंकि आप टॉप मैनेजमेंट पे रहोगे, एज अ लाइब्रेरियन आप टॉप मैनेजमेंट रहोगे, तो आप उनको डायरेक्ट करोगे कि उनको क्या क्या काम करना है।
उसके बाद कंट्रोलिंग, यानी कि उनके साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्टिंग के बाद आप कंट्रोलिंग करोगे, यानी कि आप एक चेन बनाओगे, जैसे आप अपने से नीचे वाले स्टाफ को कंट्रोल करोगे, फिर जो आपसे नीचे होंगे वो उनसे नीचे वाले स्टाफ को कंट्रोल करेंगे, इस तरह से आप कंट्रोलिंग करोगे। देन आप अपने काम की रिपोर्टिंग करोगे, यानी कि जिस तरह से आपने कंट्रोलिंग का चेन बनाया था, सिमिलरली नीचे से लेके आपका रिपोर्टिंग का चेन बनेगा, यानी कि नीचे वाला स्टाफ अपने से ऊपर वाले स्टाफ को रिपोर्ट करेगा, उससे ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा, और उससे ऊपर वाला लाइब्रेरियन को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर रिपोर्टिंग आप करते हो, और उसके बाद आपका आता है बजटिंग। ठीक है, यानी कि आप प्रॉपर बजटिंग करते हो कि आपको किस चीज पे कितना खर्च करना है, ये आप करते हो। बेसिकली इसी पे पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपका डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं प्रिंसिपल, टेलर प्रिंसिपल एंड फ्योल प्रिंसिपल, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आएगा। फ्योल प्रिंसिपल आएगा तो 10 नंबर में आएगा, टेलर प्रिंसिपल आएगा तो 5 नंबर में आएगा। क्या? पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, हाँ, पॉइंट नंबर 1.6.1। ठीक है, उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है टेलर प्रिंसिपल। टेलर प्रिंसिपल आपका 5 मार्क्स में आएगा, और फ्योल प्रिंसिपल आपका 10 मार्क्स में आएगा। और टेलर प्रिंसिपल भी आपका क्या हो सकता है, 10 मार्क्स में आ सकता है, विद डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड विद पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, यानी कि पोस्ट कॉर्ब के साथ आपका टेलर प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में पूछे, सिर्फ मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द टेलर प्रिंसिपल, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट को तो अच्छे से डिफाइन कर लेना, जो कि मैंने बता दिया आपको, पहला ही टॉपिक है वो, उसको पढ़ के जाना। मैनेजमेंट को डिफाइन करने के बाद आप पोस्ट कॉर्ब को भी एक एक लाइन में डिफाइन कर देना, और पोस्ट कॉर्ब को डिफाइन करने के बाद आप टेलर प्रिंसिपल को डिफाइन करोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद टेलर प्रिंसिपल क्या है कि टेलर ने जो था ना, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का इन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल बनाया था, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए इन्होंने प्रिंसिपल दिया था। तो ये आप लोग थोड़ा सा रट के ही चले जाना कि रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विथ साइंस। ठीक है, और ऑब्टेनिंग हार्मोनी इन ग्रुप एक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग रट के ही चले जाना कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मतलब पहले से ही जो चली आ रही है वही सब चलती रहे, कुछ ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ग्रुप में हार्मनी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। जो हमारे पास स्टाफ है, ऊपर से लेके नीचे तक के लेवल के स्टाफ होते हैं, उन सब में एक एकता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो है वो कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन बींग, हमें ह्यूमन बींग का कोऑपरेट करना चाहिए, ये अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, रेदर देन चाइटोकी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी कि इंडिविजुअल अपने एक इकलौते, एक होता है ना, जैसे हम ग्रुप में भी रहते हैं, तो ग्रुप में भी कुछ लोग क्या होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि नहीं मेरे मार्क्स ज़्यादा आ जाएं। ठीक है, जैसे आप लोग एक ग्रुप टास्क दिया, तो आप लोग चाहोगे कि मेरे नंबर ज़्यादा आ जाए, उसके नंबर कम आ जाए, तो वो इंडिविजुअलिज्म हो गया। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं हम कोऑपरेट करके करेंगे, ऐसा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? उसके बाद मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट आप लोग रट के चले जाना, आएगा पक्का आएगा टेलर प्रिंसिपल 5 नंबर में, नहीं तो 10 नंबर में विथ दूसरे अदर क्वेश्चन के साथ वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आती है रटना, इसमें आपको बहुत पड़ेगा। ठीक है, मैंने जैसा बोला ना कि मतलब एक एक आपको क्या होगा, एक एक हेडिंग आपको रटनी पड़ेगी। तो ये पेपर रटने वाला है, हेडिंग हेडिंग रटना ही पड़ेगा आपको, बिना हेडिंग रटे आप नहीं कर पाओगे इस पेपर को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्योल प्रिंसिपल। तो फ्योल प्रिंसिपल में हमारा है, सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, इसके 14 प्रिंसिपल हैं, 14 प्रिंसिपल याद होने चाहिए, और मुझे फिंगर टिप्स पे याद थे जब मेरे एग्जाम थे तो। ठीक है, तो इसमें होता है कुछ, आप कोई इसमें ट्रिक भी बना सकते हो इसको याद करने का। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया था डैड UCUD, ऐसे करके मैंने कुछ बनाया था उस टाइम। ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क,
यानी कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप अपने वर्क का डिवीजन करोगे सब में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है ना, या कोई बैठा है और कोई काम नहीं कर रहा। यानी सबका एफर्ट होना चाहिए, सबको आप डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, काम दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो एज अ लाइब्रेरियन बात हो रही है कि आप टॉप अथॉरिटी पे हो और आप क्या क्या करोगे, ठीक है। जाओ नित्य, टीवी देखो जाओ। मम्मा, सॉन्ग मुझे लगाना थोड़ी आता है। अच्छा मैं आ रही हूँ, लगा दूंगी, जाओ। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है अथॉरिटी, डिसिप्लिन। यानी कि अथॉरिटी का मतलब समझ लो कि अथॉरिटी किसके पास रहेगी, डिसिप्लिन होनी चाहिए सब में, यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि जो कमांड होनी चाहिए उसमें यूनिटी होनी चाहिए। जो सुपीरियर होगा वो अपने से लोअर लेवल के स्टाफ को कमांड करेगा, उससे लोअर लेवल के स्टाफ को कमांड करने का एक यूनिटी होनी चाहिए कि उनके कमांड को माना जाए। ऐसा नहीं ये मुझे क्यों कमांड दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की यूनिटी होनी चाहिए। सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबको इंटरेस्ट होने चाहिए अपने काम में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक इंटरेस्ट ले रहा है और एक नहीं, मतलब सबको, मतलब सबका जो इंटरेस्ट होगा वही मिलके एक आदमी का इंटरेस्ट निकल के आएगा। यानी कि सबका इंटरेस्ट होना चाहिए। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स, यानी कि स्टाफ का रिम्यूनरेशन आप अच्छे से करोगे, उनको अच्छा पैकेज दोगे, ट्रेनिंग दोगे, अच्छे से आप क्वालिफाइड स्टाफ लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रट के जानी पड़ेगी। और थोड़ा सा आप लोग अगर चाहो तो खुद से भी इसको पढ़ सकते हो, बाकी मैं तो ब्रीफ कर ही दे रही हूँ। तो उसके बाद सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप 14 के 14 आप याद करोगे और आज ही याद करोगे। और इसमें से आपको जो समझ में नहीं आए, कल क्वेरी क्लास में मैं उसको ले लूँगी, ठीक है। अगर आपको कोई आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है या फिर एस्पिरिट द कॉर्प क्या होता है, अगर कुछ भी इसमें से आपको समझ में ना आए तो वो फिर मैं आपसे क्वेरी ले लूंगी। उसके बाद बेर्नार्ड प्रिंसिपल है, पेपर में नहीं आता है, किस्मत खराब हो जाएगा तो आ जाएगा। मतलब अच्छी किस्मत होगी तो नहीं आएगी और किस्मत खराब होगी तो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर 2 की बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर है और 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का है इसमें से, ठीक है। अदर इसमें से 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाए या फिर 10 नंबर का एक लौता क्वेश्चन आ जाए, तो 10 नंबर तो पक्के ही हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इसमें से कभी कभी 15 नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, 10 नंबर के लिए प्रिपेयर करना होगा आपको। क्या? क्या नहीं समझ में आया मुझे ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा हाँ बोलो। रजनीश। 17 के बाद? मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगी, आप उसको देख लेना, ठीक है। मैं भेजने की कोशिश करूंगी, आप उसमें से देख लेना। ज़्यादा नहीं छूटा है, एक पॉइंट आपका शायद छूट गया है। उसके बाद आपका आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें से आपको क्या है, सबसे पहले आप इसका मतलब जानो आप। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि टोटल, टोटल यानी कि एवरी वन, एवरी वन यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो सारी चीज़ें, स्टाफ, सिर्फ स्टाफ नहीं, स्टाफ से लेके एवरीथिंग, आपके फर्नीचर्स, आपके प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, बेंगल लाइब्रेरियन आपका प्रोडक्ट क्या है? बुक्स हम नहीं बोल सकते, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। बुक्स सिर्फ हम नहीं प्रोवाइड करते, हम बुक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑल, हाँ, ऑल इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज आर प्रोडक्ट, है ना। हम जो बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे एक्चुअली, हम लोग तो फ्री सेवा करते, भंडारा करते हैं। तो मतलब हम लोग जो दे रहे हैं वो हम क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज,
ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट है और मैनेजमेंट भी हमें इन्हीं का करना है। तो एवरीवन यानी कि स्टाफ से लेके ऊपर स्टाफ से लेके नीचे स्टाफ तक, आपके लाइब्रेरी बिल्डिंग से लेके आपके डॉक्यूमेंट से लेके आपकी इंफॉर्मेशन से लेके आपकी सर्विसेज तक, और जितनी भी चीज़ें आपके यूजर से लेके, और जितनी भी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, एवरीवन, टोटल का मतलब है एवरीवन। ठीक है, क्वालिटी का मतलब जो सारी चीजें मैंने बताया वो सारी चीजें क्वालिटी को मेंटेन करने में लगेंगे, यानी कि वो सारी चीजें एवरी वन, मतलब जो भी मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें जो है वो कोशिश करेंगे कि हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, हमारी क्वालिटी सबसे एक्सीलेंस हो, इससे बेटर क्वालिटी कोई प्रोवाइड ना करता हो। एवरी वन इसमें लगे रहते हैं, इसको मैनेज करने में लगे रहते हैं, यानी कि मैनेजमेंट का मतलब आर्ट, मैंने बताया ना, आर्ट, यानी कि इनको मैनेज करने में एवरीवन लगे रहते हैं, क्वालिटी को मैनेज करने में। ठीक है, टोटल क्वालिटी का मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि टोटल मतलब एवरीवन, क्वालिटी मतलब जो कस्टमर की नीड है उसको सेटिस्फाई करना, प्रोडक्ट को एक्सीलेंस तक पहुंचाना, तो वो क्वालिटी हो गई। और मैनेजमेंट मतलब इनकी मैनेजमेंट करना, क्वालिटी की मैनेजमेंट करना कि कैसे मैनेज करें कि हमारी क्वालिटी सबसे एक्सीलेंस पे हो, यानी कि एक्ट हो गया मैनेजमेंट का मतलब, एक्शन हो गया, एक्ट हो गया, आर्ट हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, है ना। इसके अंदर आप क्या करते हो, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, यही है पूरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, और अगर किसी को पेज नंबर का अगर पता करना हो कि मैं कहाँ से बता रही हूँ तो पूछ लेना, हेजिटेट मत करना कुछ भी पूछने से, कि क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। हम एक फ्रेंड ही हैं, ठीक है, एक तरह से आप मुझे सीनियर बोल सकते हो या फिर कुछ भी, तो हम लोग एक तरह से फ्रेंड ही है, तो आपको मेरे से हेजिटेट करने की एटलीस्ट कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है पेज नंबर, अच्छा एक मिनट एक मिनट, हाँ, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब पेज नंबर क्या है ये नहीं पता, मैं खुद अपने थोड़े से नोट्स भी यूज कर रही हूँ। हाँ, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे आपको मिलेगा प्रिंसिपल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। और पेपर में भी जो आएगा ना, इकलौता क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आपको आएगा व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और जैसे मैंने आपको समझाया ना, ये मत कोई सोचना कि मैंने बुक जैसा नहीं लिखा है। आपके हेडिंग ठीक है होने चाहिए, क्योंकि हेडिंग आप खुद से नहीं बना सकते, हेडिंग होने चाहिए। और कोई ये मत सोचना कि मैंने बुक जैसा नहीं लिखा है, आप जितना बुक जैसा नहीं लिखोगे आपके आंसर्स उतने अच्छे होंगे, आपको नंबर उतने अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और पेपर का एक ट्रिक और मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये नहीं दिखाना है कि हमने इतना पढ़ा है, आपको ये दिखाना है कि हमको इतना आता है। आप जो चेकर है, जो आपका पेपर चेक करेगा, उसको एज अ स्टूडेंट ट्रीट करना कि मैं इसको समझा रही हूँ, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो एज इट इज ऐसा ही मैं अपने पेपर में लिख के आती जैसा मैं आपको समझा रही हूँ। समझ रहे हो बात? हाँ, तो मैं हाँ, तो मैं एज एज इट इज आपको ऐसा ही समझा पेपर में लिख के आती जैसा मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैकर को एज अ स्टूडेंट ट्रीट करती हूँ, कि वो इंसान समझना चाहता है कि ये चीज क्या होती है, उसको नहीं पता, ये मान के चलो कि उसको ये आंसर नहीं आता है, हमें उससे समझाना है, जैसे मैं अभी मान के चल रही हूँ कि आपको नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी होगी एग्जाम में, और आपके नंबर देखना कितना डिफरेंस होगा। अगर पेपर 1 आपने अगर ऐसा नहीं किया है, तो पेपर 2 अभी जो 2 to 6 का होगा उसको करके देखना, और दोनों पेपर में आप अपने मार्क्स का डिफरेंस भी देख लेना। ठीक है, तो एज अ चिल्ड्रन उनको ट्रीट करो, उनको ये मत सोचना कि भाई मैं तो गलत लिख रही हूँ, उनको तो पता चल जाएगा, उनको ये दिखाना कि भाई उनको कुछ नहीं आता, हमको ये चैप्टर उनको समझाना है, ये टॉपिक उनको समझाना है, और आप अपने बेस्ट लैंग्वेज में समझाओ, जितने बेस्ट से बेस्ट लैंग्वेज में आप समझा सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप मेरे से भी बेटर समझा दो। यार कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई निकल रहा है, ऐसा मत करो, जिसको निकलना है निकल लो, और जिसको रहना है वो रह जाओ, ऐसे में डिस्टरबेंस होती है बीच बीच में।
उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हमारा क्या है, सबसे पहले है आपका कस्टमर फोकस। ठीक है, कस्टमर फोकस यानी कि कस्टमर पे आपका फोकस होना चाहिए, कस्टमर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप कस्टमर हमारे कौन है, हमारे कस्टमर कौन है, हमारे लाइब्रेरी के यूजर्स। ठीक है, स्टूडेंट हो गए और स्कॉलर्स हो गए, रिसर्चर हो गए, साइंटिस्ट हो गए और पब्लिक हो गई, है ना। तो ये सारे मतलब जो आम पब्लिक हो गई, जो हाउस वाइफ और वो है, तो जिससे रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हो सकता है एकेडमिक लाइब्रेरी हो, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो या फिर पब्लिक लाइब्रेरी हो, तो जिससे भी रिलेटेड हमारी वो है, वो हमारे कस्टमर हैं। तो सबसे पहले हमें जो अपने ध्यान में रखना है वो कस्टमर पे रखना है। ठीक है, कस्टमर फोकस करना है, यानी कि कस्टमर क्या चाहता है वो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद कस्टमर को हमारी सर्विसेज पसंद आ रही है नहीं आ रही है, बहुत सारी तरीके आप अपना सकते हो उसके लिए। उसके बाद आप कस्टमर का जब जान लोगे कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है उसमें। ठीक है, आपने एक बार जान लिया, फिर इंप्रूवमेंट किया, फिर दूसरी बार जानोगे कि कस्टमर क्या चाह रहा है, फिर इंप्रूवमेंट करोगे, फिर चाहोगे, फिर इंप्रूवमेंट करोगे। चाहे वो आप सब कुछ के बारे में उनसे पूछोगे या फिर उनसे आइडिया ले सकते हो, कस्टमर पे फोकस करोगे, उनको सर्विस कैसी लग रही है, उनको प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, उनको स्टाफ कैसे लग रहे हैं, एवरीथिंग। और एवरीथिंग में आप क्या करोगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करोगे, सेकेंड प्रिंसिपल। और उसके बाद आपका क्या है, टोटल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि टोटल पार्टिसिपेशन, यानी कि सबकी पार्टिसिपेशन आप इंक्लूड करोगे इसके अंदर। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टिसिपेट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, टोटल पार्टिसिपेशन आप लोगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक इंसान अगर एक काम में लगा हुआ है तो उसी में लगा होगा, नहीं, रोटेट करते रहोगे कि नहीं, आप अभी आपने 1 मंथ ये किया है तो आप फिर से ये करिए। यानी कि हर एक चीज में हर इंसान को जाना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलवाना है और उसके बाद टोटल पार्टिसिपेशन उनसे करवाना है। प्रिवेंशन एंड जीरो डिफेक्ट, हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, अपने चीज़ों को, और जीरो डिफेक्ट अपने अपने हिसाब से हम जीरो डिफेक्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इन्हीं को आप डिफाइन करके आना अपने लैंग्वेज में, और इससे आपको क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपके लॉस कम हो जाएंगे, एरर कम निकलेंगे, रिड्यूसिंग कंप्लेंट कम हो जाएंगे, तो ये इससे आपको फ़ायदा होगा। तो दिस पॉइंट आपको याद करना है, और इन पॉइंट को ही आपको एलोबरेट करके आना है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बोलो आप लोग को कैसा लग रहा है, अगर आप लोग को हेडिंग हेडिंग पता होंगे तो आप कर लोगे ना, जितना मैं एलोबरेट कर रही हूँ उसमें ही कर लोगे। तो सिर्फ क्या मतलब, हाँ हाँ, अगर इसको आप देख सकते हो तो देख लो, अदरवाइज अगर आप खुद से बना सकते हो तो खुद से बना के लिखो। ठीक है, मेन आपको जो रटने की जरूरत है ना वो है हेडिंग्स। जो मेन हेडिंग्स है ना उसको जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के जो ये 5 पॉइंट है वो आपको याद करने ही होंगे, इसको आप खुद से नहीं बना सकते। लेकिन ये जो 14 पॉइंट्स है इसको आप खुद से लिख सकते हो, अपने आप से लिख सकते हो। ठीक है, एक बार रीड करो और उसके बाद जो आपको निकल के आए वो आप बता देना। वैसे अकेले प्रिंसिपल नहीं आएगा कभी भी, तो प्रिंसिपल आएगा साथ में ही एक क्वेश्चन के, व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड व्हाट इज प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव। और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव में इस 5 पॉइंट को अगर आप डिफाइन कर दोगे और इतना बता दोगे कि इंक्रीज बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, मैनेजमेंट में ये पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही है, मतलब कि सेल इंक्रीज होगी, कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, कस्टमर की कंप्लेंट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस कम होगा। तो ये सारी पॉइंट है, एक कीवर्ड्स है मैनेजमेंट के अंदर जो आप किसी में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख दोगे तो वो मोर देन इनफ होगा। अकेले तो ये आएगा नहीं कि आपको 14 पॉइंट भी लिखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो मैं आपको मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ कि मैं मैक्सिमम आपको बता दूं। उसके बाद आपकी श्रद्धा है, आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो ज्यादा पढ़ लो। हाँ बोलो, क्या आया था।
वाई डीमिंग इज credited with, एक मिनट, प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ, क्या क्या क्या, पेज नंबर 28 पे है। हाँ हाँ हाँ, तो ये है, डीमिंग इज क्रेडिट विद प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ जापानीज क्वालिटी मिरिकल। ही डेवलप द फॉलोइंग 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट उन्होंने जो है वो ड्राइव किए थे। तो हाँ, 10 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन। तो डिस्कस द हाउ टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लाइब्रेरी, ये तो मैंने करवा ही दिया। इसके बाद ये 14 पॉइंट्स हैं। तो इन 14 पॉइंट्स को आप क्या करोगे, क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप सीधा इसमें से याद रखना कि इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, अडॉप्ट द न्यू फिलोसफी पे हमें काम करना है, न्यू चीजें अचीव करनी है। सीज डिपेंडेंसी, है ना, इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, हमेशा इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि कैसा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हो, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा ये कुछ हार्ड नहीं लगा जो आप समझ नहीं सकते। ठीक है, बेबी गुप्ता, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था और कल रात से ही मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ सबको। कल रात में ही मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैं कल क्लास लूंगी। टाइम नहीं बताया था, टाइम मैंने आज सुबह बताया है 9 बजे शायद, कि मैं 10:30 से क्लास लूंगी। अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप कहीं और से मतलब टेलीग्राम वगैरह से आए होंगे तो वहां इन्फॉर्म नहीं किया था मैंने। मैं बोलती हूँ सबको कि इन्फॉर्म कर दो, बट कोई करता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या, मैं अकेले ही कितना चीज, मतलब कितनी चीजें करूँ। और देखो, मेरा तो कोई ऐसा बेनिफिट भी नहीं है कि मेरा कोई बेनिफिट होगा आप लोग से। मैं तो बस इस वजह से देती हूँ कि ठीक है, मेरे पास नॉलेज है तो किसी को। हाँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है लाइब्रेरी एग्जाम अड्डा करके, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है लाइब्रेरी एग्जाम अड्डा करके, और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन इन TQM इन लाइब्रेरी बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है इसके 6 एलिमेंट भी हैं। आई डोंट नो मैंने कहाँ से लिख रखा है, अगर आप लोग को मिल रहा है तो बता दो। 6 एलिमेंट्स पेज नंबर 27 पे ही है। कहाँ पे है, मुझे नहीं दिख रहा। अब देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नीड बता दो मुझे, चलो। क्या फायदा है, क्या नीड है, क्या एडवांटेज है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। बता दो, एक एक पॉइंट सब बता दो अपने हिसाब से, बुक में से नहीं देखना है, जल्दी जल्दी। कोई नहीं बताएगा। आवाज ही नहीं आ रही मुझे यार। आवाज नहीं आ रही। छोड़ दो, रहने दो। नीड आप लोग कर लेना, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, गुडविल चाहिए, मार्केट पे कब्जा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कम हो, है ना, और कस्टमर हमारे पास रिपीटेड कस्टमर आए, है ना, कॉस्ट कम रखे, प्रॉफिट कॉस्ट कम रखे, और प्रोडक्ट अच्छा रखे, ये बनाने की कोशिश करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप, हाँ, ये अंडरस्टूड है, आप खुद बना के कर लोगे, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि खुद बना के कर लोगे, और करना भी चाहिए। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एक चीज, प्रिंसिपल के बाद, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव के बाद देखो, मैंने नीड बता दिया और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बता दिया, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव बता दिया, और उसके बाद ये 6 एलिमेंट भी है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना कि 6 एलिमेंट होने चाहिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। सबसे पहला लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए हर एक के अंदर, हर एक स्टाफ में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टाइम टू टाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी आप लोग जा रहे हो, जितना सीख के जा रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि टाइम वैसा ही रहे, उतने में ही आपका काम हो जाएगा।
हो सकता है कि टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आ जाए, तो सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ती रहेगी, है ना? जब आप वर्क में जाओगे तो जितना अभी पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा आप सीखोगे। तो टाइम टू टाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलानी चाहिए, कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, अपर अथॉरिटी से नीचे अथॉरिटी तक कम्युनिकेशन की चेन ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? सपोर्टिव नेचर होना चाहिए। उसके बाद अपने अपने काम को मेजरमेंट करना है, ठीक है? उसके बाद मेजरमेंट करके जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन भी हमें देनी चाहिए। तो दैट इज द एलिमेंट फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अच्छे से रन करने के लिए। उसके बाद ये जो है गुरुज ऑफ TQM, ये एक बार मैंने 5 नंबर में देख रखा है, एक बार देख रखा है मैंने, आई थिंक। किसी को याद है? चलो छोड़ दो इसको, फिर किसी को याद ही नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वालिटी सर्कल, नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन मतलब जान लो क्या होता है। मीटिंग ऑफ सम ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ यूजर, यानी कि हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल से मिलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से मिलते हैं यूजर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है आप एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी में या फिर कोई सेमिनार अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करोगे अपने यूजर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट्स इट। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग ऑफ, कौन किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो। सोलंकी जी आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इम्प्लीमेंटिंग TQM इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आप लाइब्रेरी में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे TQM को, ठीक है? तो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक मैनेजमेंट में आपको यही सीखना है कि आप लाइब्रेरी में उसको कैसे आप लगाओगे। तो ये क्वेश्चंस आप बना के भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि TQM का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप इसको बना के भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे, मैंने बोला ना पहले कस्टमर अप्रोच हम करते हैं, तो कस्टमर को पहले आप फाइंड आउट करोगे। आप पहले क्या देखोगे कि मेरे कस्टमर कौन है। TQM अप्लाई करने से पहले आप कैसे कैसे TQM, कैसे कैसे स्टेप लोगे, तो स्टेप लोगे पहले कस्टमर फाइंड आउट करोगे कि मेरे कस्टमर क्या कैसे हैं, मेरे कस्टमर क्या चाहते हैं, वो हमारे सर्विसेज से खुश है या नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें बता दी थी, और मैं जब बताती रहती हूँ ना तो मैं लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे सिंपल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में ही सीखना है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। आप पहले लाइब्रेरी के यूजर्स और कस्टमर के बारे में पता करोगे कि हमारे कस्टमर हमारे परफॉर्मेंस से खुश हैं कि नहीं है, वो क्या चाहते हैं कि क्या सर्विस हम इंक्लूड करें। और भाई क्या हो गया, ऐसे छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हो यार। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, जब आप ये सारी चीज़ें देख लोगे तो उसके बारे में आप बताओगे कि जब मैं ये सारी चीज़ें देख लूँगी तो मैं उनके अकॉर्डिंग अपना काम करने की कोशिश करूँगी, उनके अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग करूँगी। और ये देखो मैं बुक से नहीं बता रही हूँ, ठीक है? ये मैंने कुछ पॉइंट्स देखे हैं और इन पॉइंट्स से रिलेटेड मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अपने पॉइंट बता रही हूँ आपको। आप अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, मैं बुक से देख के नहीं बता रही, ठीक है? उसके बाद जो क्वालिटी होगी वो किसके बेस पे हमारी लाइब्रेरी जज होती है, हमें ये देखना है, ठीक है? यानी कि हमें क्या करना है, कलेक्शन अच्छा रखना है, सर्विस अच्छा देना है। तो पहले तो लिख दोगे कि भाई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारी लाइब्रेरी में, और TQM अप्लाई करने के लिए हम ये सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। दैट्स इट, TQM इन लाइब्रेरी कंप्लीट। यानी कि लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या क्या होनी चाहिए बताओ। वेरी गुड। गुड कलेक्शंस ऑफ बुक होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, स्टाफ अच्छे होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए, वेरी गुड, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्या? एक एक करके माइक ऑन मत करो, नहीं तो आवाज नहीं आ रही है मुझे, एक एक करके बोलो। हाँ राकेश जी क्या बोल रहे थे आप?
हाँ, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि शोरगुल में हमारा लाइब्रेरी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बेसिकली हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ नहीं बोलोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सब कुछ आ जाएगा। बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हाँ, अच्छी कलेक्शंस ऑफ बुक होनी चाहिए। उसके बाद हाँ, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन वो तो हमारा सर्विस, आप बोल सकते हो हमारी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन तो हम नहीं दे रहे हैं। हम कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, रेफरेंस सर्विस, periodical सर्विस, है ना, जर्नल सर्विस, उसके बाद सर्कुलेशन सर्विस, उसके बाद SDI, कैश, कितने तरह की सर्विस है, DDS, इतने सारी सर्विसेज हम देते हैं। तो हमारी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए और उसमें हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, क्वालिटी को वो करना चाहिए। तो ये पहले तो ये देखोगे कि हमारी लाइब्रेरी किस किस बेस पे जज होती है। उसके बाद आप आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आगे आप सिंपली जो ये सर्विसेज आपने देखी है ना कि इन 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 चीज़ों को हमें इनके बेस पे हमारी क्वालिटी जज होती है। लास्ट में आप यही लिखोगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई करने के लिए हमें कलेक्शन में कंटिन्यूस अब इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, सर्विस में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, स्टाफ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, दैट्स इट। ओके, खत्म ये। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपका यूज प्रिंसिपल ऑफ, जो TQM है, प्रिंसिपल जो मैंने अभी बताया, उसका आपका लाइब्रेरी में कैसे यूज होता है। ठीक है, ठीक है, लाइब्रेरी सर्विस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बेसिकली ये है आपका पेज नंबर 32 पे। तो इसको आप लोग कर लेना कि हमें क्या करना चाहिए, सर्विस ब्रोचर देना चाहिए, इंफॉर्मेशन किट देना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, यूज़र सर्वे करना चाहिए कि यूज़र क्या चाह रहा है, टाइम टू टाइम यूज़र सर्वे करना चाहिए, अपने सर्विसेज के बारे में पूछना चाहिए। ठीक है, साइनेज यूज़ करना चाहिए, लाइक कि डायरेक्शन, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ पे, साइनेज का मतलब समझते हो ना, साइंस। हाँ, साइंस वगैरह यूज़ करने चाहिए। लाइब्रेरी के आर यानी कि जो लाइब्रेरी की टाइमिंग है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे कस्टमर है उनके हिसाब से होनी चाहिए। और सिंप्लीफाई होनी चाहिए, हर एक चीज़ में सिंपल प्रोसीजर होनी चाहिए। हमारी इशू रिटर्न की प्रोसीजर सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, और मटेरियल रिटर्न करने की, चेकआउट करने की, इन सारी चीज़ों की क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्टाफ अच्छे होने चाहिए। ओके ओके, हाँ, चलो चलो चलो, 1 मिनट रुकना जरा। वाइट वाला सॉन्ग लगा। ये वाला सॉन्ग नहीं, वाइट वेलकम बेबी। अगर यार मेरे से तो किसी एक को भी फायदा होता है तो मैं अपने आप को अच्छा, मतलब मेरे को खुद अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग। यस सर, सर गुड मॉर्निंग। यस सर। नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैं आपकी स्टूडेंट थी सर, VLIS में। हाँ, यस सर। यस सर, RC1।
यस सर, प्रज्ञा मंजीत, हाँ। हाँ सर, अभी एमएलआईज कर रही हूँ मैं, आपकी क्लासेस लेती हूँ। तो सर मैंने सोचा, सर कल कोमल मैम ने तो पढ़ाया था एकेडमिक अच्छा। तो सर आप, हाँ तो सर, हाँ हाँ सर, आपने कल बताया था, मैंने कल आपकी क्लास ली थी सर। हाँ 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 सर। तो सर वही मैं एमएलआईज कर रही हूँ। तो अभी मेरे को जो आता है मैं कोशिश करती हूँ कि सबको मैं बताऊं। नहीं नहीं सर, आप ही की स्टूडेंट हूँ, आप ही का दिया हुआ है सर सब। सर अच्छा पढ़ा रही हूँ मैं। यस सर, सेकंड थिंग की सर, नहीं सर उनका मुझे भी याद नहीं है। उनका याद है, मंजीत एंड प्रज्ञा का। हम्म। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ थैंक यू सर। हेलो, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम इन लाइब्रेरीज, है ना, ये मैंने बताया। तो इसका आप लोग को जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए, तो अपने हिसाब से भी, ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा है आप वही लिख सकते हो। तो कुछ आप बुक की हेल्प लो, कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपने दिमाग का कुछ यूज करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अपने आप से कुछ भी पॉइंट्स लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उस, उसके बाद हम कहा, एक मिनट, मेरे नोट्स खो गए। सर आ गए क्लास में। क्या? दफा कर दी मतलब? हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग टीक्यूएम इन लाइब्रेरीज। अब देखो, रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे ये तो मैंने बता ही दिया है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यूजर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड यूजर स्टडीज आप करोगे। इन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या करना है, हर एक में देखो, घुमा फिरा के हर एक टॉपिक में यही पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, स्टार्टिंग से लेके और अभी तक जो भी चीजें मैंने बताया, घुमा फिरा के एक ही पॉइंट यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो। उसके बाद देखो, रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग टीक्यूएम इन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी में टीक्यूएम इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या नीड होती है, क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो बता दिया मैंने क्या होता है ना। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यूजर एजुकेशन, यानी कि यूजर को एजुकेट करने की जरूरत है, एजुकेट यानी कि पढ़ाने की नहीं,
अपने लाइब्रेरी और सर्विसेज के बारे में एजुकेट करने की कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या हमारे पास कलेक्शंस है, कहाँ पे आपको मिलेंगे, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, periodical कहाँ मिलेंगे, रेफरेंस बुक्स कहाँ मिलेंगे, तो एवरीथिंग उनको एजुकेट करना, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, स्टाफ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम अच्छे स्टाफ का सिलेक्शन करेंगे, लाइक प्रॉपर स्किलफुल स्टाफ होने चाहिए। सेकेंड थिंग, हम उनको कुछ एग्जाम बेसिस और इन सारी चीज़ों पे हम उनका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, टाइम टू टाइम हम क्या करते रहेंगे, ट्रेंड करते रहेंगे उनको, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद यूजर स्टडी, यानी कि एक देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक यूजर एजुकेशन है और एक यूजर स्टडी है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूजर स्टडी में आप यूजर को स्टडी करते हो कि यूजर मतलब क्या चाह रहा है, हमारी सर्विस से खुश है या नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली भी उनसे पूछ सकते हो और इनडायरेक्टली भी उनको ऑब्जर्व करके भी आप यूजर स्टडी कर सकते हो। दोनों में पॉइंट में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है? देखो, यूजर एजुकेशन में आप यूजर को अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के बारे में बताते हो कि हमारे पास ये सर्विसेज है, ये प्रोडक्ट है, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे जाना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ रखी है, एवरीथिंग आप अपने लाइब्रेरी के बारे में उनको बताते हो, ठीक है। उसके बाद यूजर स्टडीज में आप क्या करते हो, यूजर की स्टडी करते हो, यानी कि यूजर हमारे सर्विस से खुश है कि नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट से खुश है कि नहीं है, यूजर को क्या और चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हो, या फिर आप क्वेश्चनियर फिल करवा सकते हो, या फिर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो उनसे, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक सैंपल पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये ब्रीफ में आई थिंक किसी चैप्टर में है, मार्केटिंग वाले चैप्टर में, आई थिंक 2 to 2, आई थिंक, हाँ, उसी में होगा, ठीक है। तो यूजर स्टडीज आपका ब्रीफ में है, अलग से ही एक चैप्टर है पूरा, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आई? इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, बेसिकली सामान क्या क्या चाहिए, वो ये चार चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रॉब्लम क्या आता है टीक्यूएम इम्प्लीमेंट करने की। तो सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम आपको मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम पूछे किसी से भी रिलेटेड, तो सबसे पहले लिख देना फंड नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, लाइब्रेरी से रिलेटेड, ठीक है। प्रॉब्लम पूछे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, टॉप मैनेजमेंट जो होगा वो लैक सपोर्टिव होगा, जो टीचर वो जो स्टाफ्स होंगे उनमें यूनिटी नहीं होगी, ठीक है। और स्टाफ जो होंगे जहाँ पे कंफर्टेबल है वहीं पे काम करने की कोशिश करेंगे, चेंज करना नहीं चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छे से मार्केटिंग अप्रोच नहीं लगा पाएंगे, और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, खुद से आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। तो ये, हाँ, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। और इन्हीं को आप एक एक पॉइंट याद करो इनमें से, और इन्हीं को आप खींचने की कोशिश करो। भाई, खींचने की क्षमता आप में होनी चाहिए, अगर खींचने की क्षमता नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ, स्ट्रेच करने की आपको होनी चाहिए। कि अगर ऐसा होता ना, कई बार आपने सुना होगा कि आपको भी ऐसा लगता होगा कि कोई शायद एक पॉइंट मुझे बता देता तो मैं तो इस क्वेश्चन को कर लेता। ऐसा होता है आप लोग के साथ? हाँ, तो वही सोचो कि अभी मैं आपको बस वही एक पॉइंट बता रही हूँ, बाकी करना आपको है। उसके बाद आता है हमारा चेंज मैनेजमेंट। बताया तो अभी, एप्लीकेशंस ऑफ टीक्यूएम। आप अप्लाई कैसे करते हो टीक्यूएम को, अप्लाई कैसे करते हो? अब किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में? तो लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है तो बेटा ये सारी चीजें हैं यहाँ से। 2.4 हो गया आपका। उसके बाद अ, ये रहा एप्लीकेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम को हम कैसे यूज करते हैं, ये हो गया। और उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, कुछ भी इनमें से उठाओ और लिखो। देखो, एक चीज मैं और बताऊंगी।
ये है कि DQM कैसे लाइब्रेरी में होता है। सर्विस से पहले आप क्या क्या देखते हो, सर्विस के ड्यूरिंग सर्विस आप क्या देखते हो, और आफ्टर सर्विस आप क्या देखते हो। तो सिस्टम में क्या है, तो आप बिफोर सर्विस आप देखते हो रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर रिसोर्स डेवलप हो गया या नहीं हो गया। ड्यूरिंग आप सर्विस क्या देखते हो कि इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम हो रही है या नहीं है, इंफॉर्मेशन दे रही है या नहीं दे रही है। आफ्टर क्या देखते हो, सर्विस सपोर्ट सिस्टम, यानी कि सिस्टम ने कितना सपोर्ट किया है, कितना सर्विस दिया है। समझ रहे हो। नहीं, नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सुनो, अगर इम्पोर्टेंट जो होगा ना वो मैं मिस नहीं करूंगी, इतना आप ध्यान में रखना। बाई चांस अगर मिस हो जाए और आपको प्रीवियस ईयर में वो चीज़ दिख रहा है और मैं मिस कर रही हूँ, तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देना। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि इम्पोर्टेंट कुछ भी मिस ना करके चलूँ। 1 घंटे की क्लास हो गई।